नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नेशन एट माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए करेंगे शुरुआत। तो खबरों की शुरुआत सबसे पहले आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खबर के साथ। इसको लेकर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज हरियाणा का दौरा है। वो करनाल और हिसार जिले का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति करनाल में भारतीय अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में करनाल दौरे को लेकर डीजीपी हरियाणा ने आयोजन स्थल का दौरा किया है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा सीएम मनोहर लाल और कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस आयोजन में शिरकत करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से राष्ट्रपति की सुरक्षा और अन्य वीआईपी की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। आपको बता दें कि आज और कल यानी कि 25 मई तक पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के साथ साथ केरल और दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप के केंद्रीय शासित प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज पीएम मोदी रीवा में सुबह 11:30 पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहां करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इधर अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल को सुबह तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सुबह 10:30 पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे पीएम तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद शाम 4 नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का दौरा भी करेंगे। लगभग शाम 4:30 बजे वो दादरा और नगर हवेली में सिलवासा में 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद शाम लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री दमन में देका सी फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद के चेवल्ला में संकल्प सभा की शिरकत की है। इस दौरान शाह ने सीएम केसीआर पर जबरदस्त हमला बोला। कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को अपने परिवार के लिए एटीएम बना रखा है, ये ओवैसी के एजेंडे पर चलते हैं और तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों युवाओं का भविष्य केसीआर सरकार ने बर्बाद किया, जो कि ठीक से एक परीक्षा भी नहीं करवा सकता, उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। अगली खबर कर्नाटक से। आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम करती है। कर्नाटक में जनता बदलाव चाहती है, ऐसे में बीजेपी सरकार में जनता इतनी परेशान है कि कोई भी काम उनके लिए किया जाता है तो उसे 40% का कमीशन भी देना पड़ता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दूसरी ओर राहुल गांधी ने सीएम बसवराज पर हमला करते हुए निशाना साधा। कहा है कि सीएम बसवराज ने कर्नाटक की जनता को धोखा दिया, पूरे प्रदेश का विकास ही रोक दिया। अगर राहुल गांधी की कार्यक्रम की आज की बात करें, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक राहुल गांधी रामदुर्ग बेलगावी में गन्ना किसानों के साथ बातचीत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फिर शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक सार्वजनिक बैठकें होंगी और अंत में राहुल रात को 8:15 पर हुबली से दिल्ली के लिए विमान द्वारा रवाना होंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी के सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहीं सीएम ने मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम गए और महामंडलेश्वर संतोष दास महाराज की माता जी की तेरवी में शामिल हुए। आपको बता दें, सीएम योगी ने निकाय चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और इसी को लेकर सीएम योगी ने बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। इसके अलावा
सीएम योगी आज निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे और सहारनपुर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज से जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर मणिपुर से, जहां चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक आमंत्रित लोगों के चिंतन शिविर में भाग लेने की उम्मीद है और राष्ट्र को फिटर बनाने और इससे दुनिया की सबसे बड़ी खेल शक्तियों में से एक बनाने के लिए अपने विचार को सामने रखा जाएगा। इसके अलावा व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में दिशा में काम करने यानी कि विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को शामिल कर उनके व्यक्तित्व का विकास करने पर भी चर्चाएं की जाएंगी। इसके पहले जून 2022 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात के केवड़िया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खेलों को आगे बढ़ाने के तरीकों और योजनाओं पर चर्चा की थी। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां चेन्नई में आज आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अपने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र IITM डिस्कवरी कैंपस का आज आयोजन किया जाएगा। दरअसल सागरमाला और कार्यक्रम के तहत NTC-WPC को IIT चेन्नई में 77 करोड़ रुपए से लागत से स्थापित किया गया है। ये संस्थान मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में काम करता है। बंदरगाहों और नौवहन क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों, अनुप्रयोगों, उत्पादनों का विकास भी करता है। आपको ये भी बता दें कि संस्थान के पास सभी विषयों के में बंदरगाह, तटीय जलमार्ग में अनुसंधान और परामर्श, प्रकृति की 2D और 3D जांच करने की विश्व स्तरीय क्षमता है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज मलेरिया उन्मूलन विषय पर एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन करेगा। आपको ये भी बता दें कि सम्मेलन में साल 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने के लिए कार्रवाई तेज करने पर चर्चा होगी। भारत में हाल ही के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इसी के लिए वैश्विक स्तर पर भारत की प्रशंसा भी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया उन्मूलन के लिए 11 देशों में विशेष पहल की है, लेकिन कोविड के दौरान मलेरिया के मामलों में केवल भारत में गिरावट दर्ज की गई है। इधर मंत्रालय ने कहा है कि 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों में 85% से अधिक की कमी आई और मलेरिया में मौतों के जो मामले हैं 93% से अधिक कमी दर्ज की गई है। अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है तो पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। एनसीपी प्रमुख की ये टिप्पणी उनके भतीजे अजित पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर जारी है और ऐसी चर्चा है कि अजित पवार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अजित पवार ने कहा था कि वो 100% महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और एनसीपी 2024 के विधानसभा चुनावों का इंतजार करने के बजाय अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा जता सकती है। ऐसे में शरद पवार ने कहा कि अगर कल कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये उनकी रणनीति है। यदि हमें एक रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। वहीं शरद पवार ने कहा है कि इस मुद्दे पर आज बात करना उचित नहीं है, क्योंकि हमने इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं की। अगली खबर भी महाराष्ट्र से, जहां जलगांव में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नहीं पता कि हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व स्वार्थ की बात नहीं करता, बल्कि राष्ट्रवाद की बात करता है। भाजपा यही नहीं समझती है कि हिंदुत्व क्या है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जलगांव के पचौरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसी को लेकर हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर यूपी नगर चुनाव को लेकर है। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी विकास रथ यात्रा का शुभारंभ करेगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से अभियान का आगाज करेंगे। दरअसल यूपी में इस बार महापौर की 17 सीटें हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों ने अपनी जीत के लिए कमर कसी हुई है। सभी पार्टियों की नजर इन 17 सीटों पर है। बीजेपी इस बार इन सभी सीटों पर जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी सहारनपुर से निकाय चुनाव पर बिगुल फूकेंगे। इस चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री हर कोशिश करेंगे। यूपी में हर बड़े शहरों में प्रचार प्रसार होगा, चुनाव अभियान होगा। कुछ दिन पहले ही उन्होंने गोरखपुर में कहा था कि बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था के नाम पर जनता से वोट मांगेगी। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां आज नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि मतदान के लिए सभी जिलों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जिस चरण में जहां जहां मतदान होगा वहां उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आपको ये भी बता दें, नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई को, तो दूसरे चरण में 38 जिलों में 11 मई को मतदान होगा। वहीं प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन संबंधित जिलों में जिलाधिकारी अवकाश घोषित करें। अगली खबर भी यूपी के गोंडा से, जहां गोंडा में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी नगर पंचायत प्रत्याशी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि कर्नलगंज नगर पालिका सपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने उद्घाटन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस बीच कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जिले की सभी नगर पालिका सीटों को जीतने का दावा किया गया। साथ ही बीजेपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि नंद गोपाल नंदी जी मेरे साथ भी रहे हैं और मैं उनके इतिहास को जानता हूं। जब वो बीएसपी के नहीं हुए, बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी के नहीं हुए, तो बहुत दिनों तक बीजेपी के भी नहीं रहे। इधर निकाय चुनाव को लेकर शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव से पहले वहां बड़ा ही राजनीतिक उलटफलट देखने को मिल रहा है। अर्चना वर्मा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। अर्चना वर्मा ने लखनऊ स्थित बीजेपी के मुख्यालय पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में सदस्यता ही ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि अर्चना वर्मा अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। सपा ने उन्हें मेयर का टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बात मध्य प्रदेश की होगी, जहां कूनो नेशनल पार्क से एक बुरी खबर है, जहां चीता प्रोजेक्ट को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक चीते की मौत हो गई है। नर चीते का नाम उदय है। आपको बता दें कि चीता के बीमार होने की जानकारी सुबह 9:45 बजे मुख्य वन संरक्षक को फोन के जरिए दी गई। उनसे मिलने की अनुमति के बाद चीता उदय को ट्रैंकुलाइज किया गया है। इसके बाद सुबह 11 बजे बेहोश कर उसका इलाज शुरू किया गया और उसके बाद में उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहीं निगरानी के दौरान शाम 4 बजे चीता उदय की मौत हुई है। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि चीते की मौत कैसे हुई। खबरों में रुख करेंगे असम का, जहां असम के तिनसुकिया जिले में तेज आंधी और ओलावृष्टि के बाद तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। इस आपदा के कारण अब तक 41,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने एहतियातन आज जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। तिनसुकिया जिले के उपायुक्त ने कहा है कि शनिवार और रविवार शाम को हुई तेज आंधी और ओलावृष्टि को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि तेज आंधी और ओलावृष्टि से 54 गांव के लोग प्रभावित हुए। अगली खबर बिहार से है, जिसमें आपको बता दें कि सीएम से जुड़ी खबर है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के बाद, उनके नेतृत्व से मुलाकात के बाद अब सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं।
जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात जल्द करेंगे। आपको ये भी बता दें कि आज नीतीश कुमार लखनऊ और कोलकाता जा सकते हैं। दोनों नेताओं से बारी बारी कर मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बताएं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की अपनी कोशिशों के बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ देश के अधिक से अधिक दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी प्रयास करने में जुटे हुए हैं, एकजुट होकर काम करेंगे। हाल ही में मैंने दिल्ली में कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। मेरा मकसद आम चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करना है। अगली खबर राजस्थान से, जहां महापुरा से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए आज से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कैंपों में 10 योजनाओं का लाभ इसी से ही मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 10 बजे सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। दरअसल प्रदेश में 2000 स्थायी महंगाई राहत कैंप जिला प्रशासन की ओर से राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के साथ साथ नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का आयोजन कर रहा है। इसमें कुल 11,283 ग्राम पंचायतों और 7,500 वार्डों के में कैलेंडर के अनुसार 2 दिवसीय कैंप लगेगा। चलिए अगली खबर भी राजस्थान से ही है, जहां आज से शुरू हो रहा है महंगाई राहत कैंप को लेकर इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि जिस कांग्रेस को 4.5 साल तक राजस्थान की जनता याद नहीं आई, वो कांग्रेस अब चुनाव से पहले जनता को झूठी घोषणाएं कर खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस के झूठे वादों में नहीं आएगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। वहीं राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में महंगाई राहत के 2700 कैंप लगाने जा रही है, जिसमें असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैंप प्रभारी बनाकर खुश करने की कोशिशें जारी है, जो पूरी तरीके से फेल होंगी। कांग्रेस सरकारी पैसों से शिविर का कांग्रेसीकरण करने जा रही है। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा विफल हुई है, ठीक उसी तरह से महंगाई राहत कैंप फ्लॉप भी होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस का महंगाई राहत कैंप पर बीजेपी का तर्ज साफ तौर पर कहा कि चुनाव के मद्देनजर ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि इतने दिनों से यहाँ तो याद नहीं आई तब कांग्रेस को, और अब राहत शिविर देकर जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बैठक की गई है और इसी के साथ साथ तंज यहाँ पर कसा गया है। चूंकि चुनावी साल में आपको बता दें कि राजनीतिक चाल यहाँ पर बीजेपी बता रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक तो कोई सुध राजस्थान की जनता की नहीं ली। 5 साल की सरकार रही, उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली गई है। उसके बाद अब राहत जो कैंप है वो से फ्लॉप साबित होगा, ये तमाम बातें कहते नजर आए। तो फिलहाल इसके लिए बाकायदा मीटिंग की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसलिए कांग्रेस महंगाई राहत कैंप फ्लॉप होगा। आपको बता दें कि बीजेपी स्पष्ट तौर पर सामने आई, कहा है कि जो राहत कैंप का बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, ये का फ्लॉप शो है, जनता को बरगलाने की कोशिश है। क्योंकि बीते 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया और अब राहत की बात आप कहते नजर आ रहे हैं, जो कि चुनावी दाव है। तो जनता इससे बरगलाएगी नहीं, जनता इससे परेशान नहीं होगी। अगली खबर भी राजस्थान के जयपुर से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर में आपको बता दें कि झारखंड महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की ओर से प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की, खुशहाली की कामना की और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जब ये मुद्दा उठाया तो बीजेपी के बदले की राजनीति में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। साथ ही राजस्थान में बीजेपी सरकार के समय में माफियाओं का बोलबाला था। वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
आरपीएससी मामले में जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव का शुभारंभ किया। कौशल्या महोत्सव कार्यक्रम के लिए भव्य और आकर्षक मंच सजाया गया। आपको बता दें कि कैलाश खेल महोत्सव के आखिरी दिन दर्शकों के सामने अपनी प्रस्तुति दी। देश के इन दो सुप्रसिद्ध कलाकारों ने चंदखुरी के महत्व को देखते हुए बिना एक पल गवाए यहाँ आने के लिए अपनी सहमति दी। साथ ही साथ मशहूर क्लासिकल सिंगर मैथिली ठाकुर भी मौजूद रहेंगी। आपको ये भी बता दें, देश के इन दो सुप्रसिद्ध कलाकारों ने चंदखुरी के महत्व को देखते हुए बिना एक पल गवाए ही आने के लिए अपनी सहमति दी थी। माता कौशल्या महोत्सव के पहले ही दिन मुंबई की मशहूर भजन गायिका कविता पौडवाल ने अपनी प्रस्तुति दी थी। अगली खबर पंजाब के मोगा से, जहां खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब में गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल लाया गया है। उसकी कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब के बठिंडा हवाई अड्डे से डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी हवाई अड्डे पर उसे उतारा गया था। आपको बता दें कि पंजाब के मोगा में एक गुरुद्वारे के बाहर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर सुरक्षा अधिकारी अपनी गाड़ी में गुरुद्वारे से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। दूसरी ओर डिब्रूगढ़ की जिस जेल में अमृतपाल को रखा गया है वो हाई सिक्योरिटी से लैस जेल है। अमृतपाल को यहां सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। अगली खबर बिहार के नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ में धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद एक शख्स घायल हुआ है। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है। इस बीच ब्लास्ट की खबर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। धमाके की खबर के बाद घटना स्थल आसपास के इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह पहाड़पुरा इलाके में हुए बम ब्लास्ट के बाद शहर की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अर्धसैनिक बल और आरएएफ के जवान सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी जा रही है। इधर जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने का काम करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर असम से, जहां असम पुनिया जो पुलिस भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीसी कांग्रेस को श्रीनिवास को गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में पेश होने का नोटिस के लिए कर्नाटक पहुंची है, लेकिन श्रीनिवास घर पर नहीं मिले। इसके बाद नोटिस उनके घर पर चस्पा किया गया। इधर अगली खबर भी असम से ही होगी, जहां पर असम पुलिस भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी निवास को हटाया गया है। और इसके साथ देखिए 24 घंटे में आपको बता दें कि दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले में अभी ये राहत की बात बताएंगे आपको कि 24 घंटे में कुछ केसेस कम आए हैं। इधर दिल्ली में कई दिनों के बाद कोरोना के मामलों में कमी आई है। आपको बता दें कि लगभग 1000 से कम मामले रिकॉर्ड हुए। महाराष्ट्र से खबर होगी, जहां मुंबई में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन है। उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में मनाया गया। आपको बता दें कि आज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है, लेकिन वानखेड़े मैदान में दर्शकों की मौजूदगी में उसे 2 दिन पहले मना लिया गया। वहीं तेंदुलकर ने कहा कि 50 साल तक पहुंचना उनके करियर का सबसे धीमा अर्धशतक रहा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से होगी, जहां शादी समारोह के दौरान दुल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 10 साल से दूल्हा और हमला करने वाली युवती के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इसी को लेकर युवती परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि युवक किसी और से शादी करे। इसी के चलते युवती ने शादी समारोह में पहुंचकर युवक पर तेजाब से हमला कर दिया, लेकिन इसकी चपेट में दुल्हन भी आ गई। इस दौरान करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 326 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवती को गिरफ्तार किया। अगली खबर प्रयागराज से, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के 2 महीने के बाद उनके घर पहुंचे। उन्होंने उमेश पाल के परिवार से मुलाकात की और सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया। और इसी के साथ नेशन@9 में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।